नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति 2019 का मसौदा सरकार को सौंप दिया है। देश में शिक्षा के स्तर में सुधार, उसे रोजगार परक बनाने के लिए इस समिति ने कई नए सुझाव दिए हैं। आज हम समझेंगे कि देश में उच्च शिक्षा को लेकर मसौदा रिपोर्ट में क्या नई बातें कही गई हैं, क्या सुझाव दिए गए हैं, ये सुझाव कितने मजबूत या कितने कमजोर दिखते हैं और इन सुझावों को अमल में लाने के लिए हमें किन रास्तों और किन उपायों की जरूरत होगी और इससे तस्वीर में क्या फर्क आएगा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ जयेश राजपूत साहब हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एनसीईआरटी, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सुषमा यादव हमारे साथ हैं, मेंबर यूजीसी, आपका स्वागत है मैम। यतीश राजावत, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। यतीश, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा कि अगर हम उच्च शिक्षा को लेकर बात करें और लगातार जब देश के इस शिक्षा सिस्टम को देखते हैं जी, तो उच्च शिक्षा को लेकर कई सारे सवाल, चाहे वो एडमिशन को लेकर हो या फिर क्वालिटी एजुकेशन को लेकर हो या फिर एडमिशन के जो सीट्स हैं उसको लेकर हो, बहुत सारी चीज़ें सामने आती रही हैं जी। ये जो नई मसौदा रिपोर्ट है, ये क्या कहती है असल में उच्च शिक्षा को लेकर, क्या रास्ता दिखाती है मोटे तौर पर? देखिए, पहली चीज़ तो ये समझनी ज़रूरी है कि उच्च शिक्षा एज ए इंस्टीट्यूशन या एज ए डिलीवरी मैकेनिज्म फेल हो चुकी है हिंदुस्तान में, और ये फेलियर पिछले 15 साल 20 साल से लगातार चल रहा है। इसका कारण यही है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इसको चाहिए था पिछले 15-20 साल में, वो हुआ नहीं। ये बात शिक्षक मानते नहीं हैं और मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका एक सिंपल सा आंकड़ा है जो इसको दर्शाता है। अब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिए, 55% सीटें खाली जाती हैं। 10 में से एक इंजीनियर ऐसा होता है जो एम्प्लॉयबल हो। 10 में से एक, यानी कि 10% इंजीनियर एम्प्लॉयबल है, ये नहीं उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो बेसिक जो कोलैप्स है स्ट्रक्चर का, वो इसलिए हुआ है क्योंकि 20 साल से इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सिस्टम इतना ऑसिफाइड और इतना रिजिड हो गया कि उसमें करप्शन पहुंच गई। करप्शन हर तरीके में, एक्रेडिटेशन में हो, सिलेक्शन में हो, अपॉइंटमेंट में हो और टेस्टिंग में हो। तो जितने भी फंडामेंटल आप प्रिंसिपल देखें, एक जिससे एक हायर एजुकेशन का सिस्टम चलता है, वो प्रोसेस वाइड सब करप्शन की वजह से एक के बाद एक गिरते गए। अब ये जो शिक्षा नीति आई है, इसमें जो फंडामेंटल जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है और वो काफ़ी ज़रूरी है, वो है, पहली चीज़ जो शुरू की गई है वो है कि आप इस पर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, कौन रेगुलेट करेगा, क्या यूजीसी अपने रेगुलेशन में कामयाब हो पाया है। पहली चीज़ तो ये कि ये यूजीसी का जो रोल है वो ग्रांट पे नियमित सीमित किया गया है। एक नई रेगुलेटरी एजेंसी बनाने का इसमें चर्चा है। दूसरा काम ये किया गया है कि इंस्टीट्यूशन को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। टियर 1 इंस्टीट्यूशन जो एक तरह से रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ होंगी, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ होंगी और नेशनल लेवल की होंगी, जिसमें एक तादाद, एक नंबर कहा गया है कि इनमें कम से कम 25,000 स्टूडेंट एक टाइम पे पढ़ सकें, मतलब इनकी स्केल बड़ा हो जी। अब जैसे आप देखें कि IIM है नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन, बट सिर्फ एक डिग्री देता है। इस नीति में यह है कि मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, और उसकी मल्टी डिसिप्लिनरी की सोच भी इससे है कि अब सिर्फ इंजीनियरिंग करना काफ़ी नहीं है, इंजीनियरिंग को कंबाइन करना पड़ता है। इंजीनियरिंग को आपको मेडिकल साइंस के साथ कंबाइन करना पड़ता है, इंजीनियरिंग को आपको लिबरल आर्ट्स के साथ कंबाइन करना पड़ता है। सिर्फ एक डिग्री लेना अब एम्प्लॉयमेंट की लिए काफ़ी नहीं है। तो इसीलिए टियर 1 इंस्टीट्यूशन रिसर्च ओरिएंटेड बनाए गए। टियर 2 इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए, जिसमें मतलब 10,000 से 25,000 स्टूडेंट का टारगेट रखा गया है, उसमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो, लेकिन उनके क्वालिटी अच्छी हो। थर्ड इंस्टीट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशन होंगे जो कॉलेजेस हैं, और इसमें एक टारगेट रखा गया कि 2032 तक एफिलिएशन का जो एक धंधा चल चुका था देश में, कि मतलब आपने आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लिया, कॉलेज खोल दिया आपने मेरठ में, या लॉ की डिग्री आप दे रहे हैं मेरठ में और आपका एफिलिएशन है किसी असम की यूनिवर्सिटी के साथ, तो एक पूरा एक धंधा बन गया था एफिलिएशन का। उसको खत्म करने की कोशिश की गई है, और ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी का टैग होने जरूरी नहीं है। यूनिवर्सिटी का टैग होने का मतलब ये नहीं कि आप डिग्री दे सकते हैं,
कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एक क्वालिटी रीच करता है, उन्होंने 3 मानक रखे हैं। इसमें फाइनेंशियल प्रॉपर्टी पहली बार आया है शब्द इस्तेमाल, मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक तरह से जैसे हम कंपनीज को ऑडिटर ऑडिट करता है और ये कहता है कि इसका जो इस्तेमाल है पैसे का वो सही है कि नहीं, वो शब्द पहली बार किसी एजुकेशनल रिपोर्ट में हम देख रहे हैं, नीति में देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर की जो बात है, और ये इसके लिए इन्होंने समय दिया है इनको बनाने के लिए, ये इसी तरीके से चाइना ने अपना रिवैम्प जो किया था, चाइना ने भी अपना जो रिवैम्प किया था एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसने 200 टॉप इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई किया था और उन 200 टॉप इंस्टीट्यूशन को की तरफ सारे फंडिंग गई थी, कैटेगरी वाइज चेंज करके उसको अलॉट किया था। सुषमा जी, मैं जो सिस्टम है उच्च शिक्षा को लेकर फिलहाल और जिस बदलाव की बात ये मसौदा रिपोर्ट या ड्राफ्ट रिपोर्ट करती है, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या दिखती है, और क्या हम उन जो तमाम दिक्कतें थी, दुश्वारियां थी, उनको हम दूर करते हुए नजर आ रहे हैं अगर 1, 2 या 3 टियर सिस्टम को देखें, या और जो बदलाव की बात हो रही है? देखिए, जहाँ तक अभी राजावत जी ने कहा, मैं पूरी तरह उनसे सहमत नहीं हूँ कि हमारी शिक्षा बिल्कुल बैंक करप्ट हो गई है, या ऐसा है कि इतनी करप्ट हो गई है कि वहाँ से कुछ निकल नहीं रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था दुश्वारियों से गुजर रही है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन हुआ है। हम लगभग 900 यूनिवर्सिटीज़ पे पहुँच गए हैं और वही एक कमीशन हमारा काम कर रहा है। ये शिक्षा व्यवस्था ख़राब नहीं थी, पूरे विश्व भर में अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सब भारत की इसी शिक्षा व्यवस्था से निकल कर गए हैं और वो पूरे विश्व में नाम कमा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो इसको दूसरी दृष्टि से देखती हूँ। कहीं देशभक्ति की कमी ज़रूर थी शिक्षा व्यवस्था में और राष्ट्र के प्रति लगाव की कमी अवश्य थी। और ये शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से इमोशनल स्टेज लेकर अगर प्रारंभ की बात करूँ तो प्री एजुकेशन की बात कर रही है, जो अब तक करीब बिल्कुल प्राइवेट हैंड्स में है इस समय, वहाँ से शुरू कर रही है कि सरकार भी उसको देखे और राइट टू एजुकेशन को वहाँ तक एक्सटेंड कर दे और एक्सपैंड कर दे और 12वीं तक उसे ले आए और वो फ्री शिक्षा सभी को अवेलेबल हो। बहुत अच्छा हो यदि ये शिक्षा नीति इस 12वीं तक की शिक्षा को समान शिक्षा नीति भी बना सके या समान शिक्षा भी सभी को प्रदान कर सके, तो हमारी बहुत सारी दुश्वारियाँ दूर हो जाएंगी। परंतु यदि उच्च शिक्षा पे आऊँ तो ये अवश्य है कि बहुत व्यवस्थित तरीके से इस शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ और उसके कारण समस्याएं हुई कि जिसने चाहा एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, जिसने चाहा एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया, चाहा नहीं, जो एक्सेस कर सका व्यवस्था तक और उसकी परमिशन ले सका, उसने एक ऐसी व्यवस्था बना ली। और वहाँ ये कहीं भी नहीं देखा गया कि वास्तव में राष्ट्र को या देश को या समाज को अब कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कितने इंजीनियर्स की ज़रूरत है, कितने शिक्षकों की ज़रूरत है। हुआ ये कि हमने ढेर सारे बीएड इंस्टीट्यूशंस की अनुमति दे दी और उसके बाद वो खाली दिखाई देने लगे कुछ समय के बाद जब हमारी शिक्षा भर गई। ये उनमें कुछ ऐसी खामियां ज़रूर आईं और उनको दूर करने का प्रयास मैं समझती हूँ यहाँ दिखाई दे रहा है। इस विस्तार के कारण ये हुआ कि गुणवत्ता भी लगभग समाप्त हो गई। शोध जो किसी भी शिक्षा व्यवस्था की अनिवार्य मूलभूत शर्त है और शोध जो किसी विश्वविद्यालय को उसका नाम देता है, उसको विश्व में पहचान देता है, वो शोध भारत के कुछ अच्छे विश्वविद्यालयों को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालय नहीं कर पाए। और विशेष तौर पर जो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय थे, जहाँ फंडिंग की कमी है, जहाँ शिक्षकों की कमी है, विद्यार्थियों की कमी नहीं है पर फंडिंग की और शिक्षकों की कमी है, वहाँ ये प्रॉब्लम अवश्य आई। वो पढ़ाने लगे, लेकिन मैं समझती हूँ जो शिक्षक शोध नहीं करता वो अच्छा शिक्षक कभी भी नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं और नई शिक्षा नीति इस तरह से इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। एक हमारी शिक्षा व्यवस्था में फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत कमी थी। आपने 10वीं 12वीं तक अगर एक बार सोच लिया कि आपको विज्ञान में जाना है, कला में जाना है या कॉमर्स में जाना है, तो उसके बाद आपके सामने और रास्ता बचता ही नहीं। वापस तो लौट सकते हैं साइंस वाले, आर्ट वाला तो कभी उधर जा ही नहीं सकते, रास्ते बंद हो जाते हैं। ये शिक्षा नीति एक बहुत ही रुचिकर तरीके से इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रही है और बहुत सारे ऑप्शंस विद्यार्थियों को देने का प्रयास कर रही है। करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, उनको भी मिलाकर देखने का प्रयास कर रही है कि जो मेरा गुण है, जो मेरी कला है, यदि वो अच्छी है तो जहाँ भी मैं उसमें अच्छा करूँ वहीं उसकी रिकॉग्निशन भी हो सके और उसको एक मार्ग मिल सके। राजपूत साहब, 2-3 चीज़ें जो सामने निकल कर आई हैं, जिस तरीके की मांग होनी है इस वक्त रोजगार के लिए, और उच्च शिक्षा में कहा जा रहा है कि जो हमारे पास सिस्टम था उससे कहीं दूर खड़ा हुआ नजर आ रहा था। कुछ संस्थान जो एमिनेंट संस्थान कहे जाते हैं, वो जब डिग्री, जैसा कि रतीश ने कहा, बहुत है, हमें कोई एक डिग्री देकर आप दुनिया या देश के
चुनिंदा संस्थानों में शामिल हैं, लेकिन बाकी से आपका लेन देना नहीं है। इस शिक्षा नीति में जो मसौदा हमारे सामने है, कैसे इस तस्वीर को बदलता हुआ नजर आ रहा है और कितना वो आसान या कितना मुश्किल दिखता है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ट्रेन टीचर्स की बात करें, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी बात करें। देखिए, इस शिक्षा नीति में तो सबसे पहली बात स्वीकार की गई है वो ये है कि उच्च शिक्षा तभी सुधर सकती है जब आपकी स्कूल शिक्षा सुधारी जाए। उस पर चूँकि हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सही है। बेस को मजबूत करने की बात। हाँ, बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। और चूँकि जैसे डॉक्टर सुषमा यादव ने कहा, हमें बहुत से स्कूल खोलने थे, हमें बहुत से कॉलेजेस खोलने थे, विश्वविद्यालय खोलने थे, वो हमारी आवश्यकता थी। हम 20 विश्वविद्यालयों से चले थे 1950 के आसपास, आज हम 900 पे पहुँच गए। तो जब भी इतना बड़ा एक्सपेंशन होता है तो गुणवत्ता में कमी आती। हमारी एक समस्या ये रही है, जो शिक्षा के बाहर के क्षेत्र में भी हमने देखी, सारा देश जानता है कि हमारे यहाँ मूल्यों का चरण हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, और उसका शिक्षा पे असर पड़ा। मैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का पहला अध्यक्ष था। आज ये कहने में मुझे थोड़ा सा हिचक होती है, क्योंकि इस समय 93% बीएड के कॉलेजेस प्राइवेट हाथों में हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि हमारी उच्च शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छे स्कूल चलाने चाहिए थे, और सबसे अधिक फोकस हमें टीचर एजुकेशन पे करना चाहिए था कॉलेजेस में, जहाँ अध्यापक तैयार होते हैं। वो हम नहीं कर पाए। इसलिए एक दूसरा पक्ष भी इसमें आता है। मैंने 1968 की शिक्षा नीति का क्रियान्वयन देखा है, मैंने 86 और 92 का भी देखा है। 92 में जब परिवर्तन हुआ उसमें मैं भागीदार था। सारी बात इस पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का समन्वय कैसा है उच्च शिक्षा में, विशेष रूप से ये समन्वय ठीक नहीं है। राज्य सरकारों ने ऐसे ऐसे विश्वविद्यालयों की घोषणा कर दी है जिनका 2-3 साल का टोटल बजट 5 करोड़ है, 4 करोड़ है। विश्वविद्यालय ऐसे नहीं बनते, कॉलेजेस भी अच्छे नहीं बन पाते। इसलिए ये बात इसमें महत्वपूर्ण ढंग से आई है कि अगर आप उनको स्वायत्त बनाएंगे, कॉलेजेस को, विश्वविद्यालयों को उनका उत्तरदायित्व देंगे, उन पर अनावश्यक रूप से नहीं कहेंगे कि आपको शोध करना ही है। जैसे अभी हमारे नियमों में है कि हर कॉलेज में कहीं भी हो आपको पीएचडी करनी है, आपको सेमिनार में जाना है। नतीजा क्या हुआ? पीएचडी का स्तर भी नीचे आया, सेमिनार में जाने की स्थिति भी नीचे आई, और एक तरह का वो तमाशा बन गया। हम सब लोग इसको जानते हैं, कस्मदागी के तौर पर। हाँ, उसको बिल्कुल बदला जा रहा है और बदलना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक कहना चाहिए बोल्ड फैसला है कि हम 3 श्रेणियों में उच्च शिक्षा को बांटेंगे, और हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनको रैंकिंग में आए या ना आए, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन उनकी स्वीकार्यता इतनी बढ़ जाएगी कि हर व्यक्ति को लगेगा कि वो सबसे अच्छा है। लेकिन क्या अभी हम रैंकिंग के फेर में हैं? मुझे नहीं लगता, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके फेर में नहीं पढ़ना चाहता। मैं लेकिन सिस्टम जो है, नहीं, सिस्टम में है, लोग बार बार उसकी चर्चा करते हैं कि हम रैंकिंग में कमज़ोर हैं, हम यहाँ कमज़ोर हैं, वहाँ कमज़ोर हैं। मुझे लगता है कि हम 1960 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की श्रेष्ठता किसी रैंकिंग से नहीं आई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय की श्रेष्ठता किसी रैंकिंग से नहीं आती, बाहर से नहीं आती, देश के लोग जब उसको स्वीकार करते। एक बात मैं आपके लिए कहना चाहता था, इस देश की प्रतिष्ठा अगर बाहर है और बनी है स्वतंत्र के बाद, तो उसमें 2 अवसर आप अवश्य याद करिए। नासा, नेशनल स्पेस एंड एरोनॉटिक्स एजेंसी जब बनी है अमेरिका में, तो सबसे अधिक सराहना हुई भारत के उन बच्चों की जो यहाँ से पढ़कर गए थे। और उसके बाद हमने दूसरा फेज देखा, सिलिकॉन वैली, विच इन हमारे बच्चों ने देखा प्रैक्टिकली टेकन ओवर 40%। आपको एक तथ्य दूंगा, सिलिकॉन वैली में 90% इंजीनियर्स चाइनीज हैं आज की तारीख। यदि जी मैं बताऊं, हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि इससे क्या हुआ, मेरे जैसे व्यक्ति को अपने युवाओं पर बहुत विश्वास हुआ। मेरे को ये भी विश्वास हुआ कि मेरे देश में कर्मठ अध्यापक अभी भी हैं जो पूर्ण रूपेण ये मानते हैं कि मैं भारत के भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। ये संस्थान जब बनेंगे और आप उन अध्यापकों को वहाँ लाएंगे, सब जगह से अच्छे लाएंगे, तो उनके अंदर एक ऐसा उत्तरदायित्व बोध बनेगा कि मुझे श्रेष्ठता के सर्वोच्च स्तर तक जाने का प्रयास करना। यही चीज़ चाहिए। लेकिन एक जो मौजूदा उच्च शिक्षा है उसमें एक बड़ा, मैं कहूँ कि जिसकी आलोचना होती है, जो तमाम आप जैसे एक्सपर्ट कहते रहे, इससे पहले मैं उस पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ। शुरुआत सुषमा जी आपसे करना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा का बाजारीकरण, मैं कहूँ, बहुत तेजी के साथ हुआ, और बाजार ने, कहा जाता है कि उच्च शिक्षा पर एक तरीके से कब्जा कर लिया। क्या ये नई शिक्षा नीति का मसौदा उस कॉकस को तोड़ता हुआ कहीं नजर आ रही है? कैसे उससे बाहर निकलेंगे और कैसे हम उसको आम आदमी की पहुंच और जो टैलेंट है उसको मौका देने की तरफ बढ़ा पाएंगे?
देखिए, असल में ये जो 92 की शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, वो लगभग वही वर्ष थे जो LPG के वर्ष कहे जाते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और उसमें निजीकरण होना बड़ा प्राकृतिक था और पूरे विश्व के साथ साथ चलना भी आवश्यक था। उस समय हमारी सारी नीतियाँ वो बन गई थी। तो बाजार शिक्षा पर हावी हुआ, उसने शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के मूल्य दोनों समाप्त किए। जो शिक्षक हमारे यहाँ आदरणीय होता था, जो शिक्षक हमारे यहाँ पूजनीय होता था, वो शिक्षक ऐसा हो गया जैसे जितनी तनख्वाह मिलेगी वैसा शिक्षक हम ले आएंगे और जितने पैसे हम दे सकेंगे वैसा ट्यूटर हम ले आएंगे। ये जो बाजार की मानसिकता यहाँ आ गई, जो पहले नहीं थी, उसने सच में ही शिक्षा को बदला। और उसी कारण इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, BEd, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये बनते चले गए बिना ये देखे कि क्या हम इतने सारे युवा को ट्रेन कर सकेंगे, क्या हम इतने सारे शिक्षक इस क्षेत्र के ला सकेंगे। और उसके कारण सब बाजार की तरफ चले, बाजार की तरफ चले नहीं, बाजार की तरह तो चले, लेकिन उसमें सफल नहीं हो सके। क्योंकि बाजार फिर और भी तो चीज़ें देखता है। जब फीस देगा कोई, तो वो ये भी देखेगा कि उसके बच्चे को क्या मिल रहा है। और यदि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्वालिटी टीचर वहाँ नहीं है, तो वो संस्थान फिर बंद होंगे या डूबेंगे। तो हम इस समय ऐसे स्थान पे थे कि विस्तार हुआ, लेकिन वो विस्तार चरमराया भी। विस्तार हुआ और वो संस्थान खाली हो गए। और विस्तार हुआ, लेकिन हम प्रोडक्शन, वैसे प्रोडक्शन अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन जो आउटकम और आउटपुट देना चाहते थे वो नहीं देख पाए। और इसलिए अब हम ऐसे स्थान पर हैं जहां हमें संस्थानों को फिर से बनाना है, उस मानसिकता के साथ, उस बुनियाद के साथ और उस ढांचे के साथ, जहां शोध, गुणवत्ता, अच्छी शिक्षा और अच्छा प्रशिक्षण साथ साथ चल सके। और नई शिक्षा नीति, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम जो इन्होंने सुझाया है, वही मैं समझती हूँ एक सही कदम है। शिक्षा मात्र मानव संसाधन विकास नहीं है और मानव संसाधन नहीं है। जिस दिन हम ये मान लेंगे, उस दिन हम शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन की बात ले आएंगे। जिस दिन हमने मानव को संसाधन मान लिया, तो वो अन्य संसाधनों की तरह ही बाजार पर हावी भी हुआ और बाजार के हाथों हवाले भी हो गया। तो वो बदलना है। और उसके साथ साथ हम रेगुलेशन को और फंडिंग को अलग करने का भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। वो भी मुझे लगता है एक सही दिशा में कदम है, क्योंकि जब फंडिंग और रेगुलेशन जो अभी UGC कर रही है, और मैं वहाँ सदस्य भी हूँ, तो हर विश्वविद्यालय का एक ही आशय होता है। वो जब भी कुछ प्रपोज करते हैं तो उनका उद्देश्य ये होता है कि इसके साथ हमें कुछ फंड मिल जाए। तो ये दोनों चीज़ें, और जब हम रेगुलेट करते हैं तो भी उनका एक ही उद्देश्य होता है कि रेगुलेशन इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से फंडिंग मिलेगा। तो ये जो दोनों जो मिला रहे हैं, इनमें कहीं थोड़ा एक हेल्दी डिस्टिंक्शन आनी चाहिए, फ़र्क आना चाहिए। वो नई शिक्षा नीति देखने का प्रयास कर रही है। यतीश जी, जब मैं बात कर रहा हूँ कि जब उच्च शिक्षा की, और एक बात और जी, अगर इजाज़त हो आपसे भी, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षा की बुनियाद हैं। और पिछले दिनों में जो शिक्षक प्रशिक्षण का काम हुआ है, वो ऐसे संस्थान बन गए। देखिए, कुछ विश्वविद्यालयों के अभी भी हम कह सकते हैं जहाँ से जब शिक्षक ट्रेनिंग लेकर आते थे तो वो एक अच्छे शिक्षक के रूप में माने जाते थे। अब जो शिक्षक आ रहे हैं, वो प्राइवेट संस्थान जो बने, उनमें वो कहते थे आप पहले दिन आ जाइए और आखिरी दिन आकर सर्टिफिकेट ले जाइए, बीच में आप अपना पैसा दे दीजिए। लेसन प्लान बनाना क्या होता है, क्लास को अटेंड करना कैसे होता है, बच्चों को ट्रीट करना कैसे होता है, ये सब उसमें सिखाया ही नहीं गया। अब 4 साल वाला जो हम शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ला रहे हैं, मुझे विश्वास है कि यदि हम उसे सही तरह से लागू करेंगे तो अच्छे शिक्षक तैयार होते ही अच्छी उच्च शिक्षा की बुनियाद भी हम डालेंगे। यतीश, बाजार जिस तरीके से उच्च शिक्षा पर हावी हुआ और उसके बाद जो हमने आउटपुट देखा है, जो प्रोडक्ट हमारे सामने आए, कहा गया कि डिग्री तो है लेकिन रोजगार के काबिल नहीं है। मौजूदा हालात में रोजगार है, लेकिन हमें उस तरह की ट्रेन मैन पावर या यूथ नहीं मिल पा रहा है। क्या हमारी नई शिक्षा नीति का मसौदा इस समस्या को कहीं खत्म करता हुआ नजर आ रहा है? अगर है तो क्या वो कदम जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, एक मूलभूत अंतर जो इस शिक्षा नीति में है वो है कि फोकस सिर्फ एजुकेशन पे नहीं है, फोकस स्किल पे भी है। और स्किल को डिवाइड किया गया है कई पार्ट में। 64 स्किल की, 86 स्किल की बात की, ये जो तक्षशिला और नालंदा में थी, उस समय की थी। और उसमें ये कहा गया कि किस कला या किस स्किल से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नौकरी मिल सकती है। ये अपने आप सोच में अंतर है। इसी तरह से जब डिग्री देने की बात की गई है, तो उसमें जैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आप क्रेडिट ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या सब्जेक्ट चूज़ करें।
और आप उसमें मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप कुछ नेसेसरी कोर्स होंगे और कुछ एडिशनल कोर्स होंगे जो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जब चाहें जहां कर सकते हैं। ये एक रियलाइजेशन इस फैक्ट का भी है कि अब नॉलेज और लर्निंग यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है। नॉलेज और लर्निंग अब अवेलेबल है, ठीक है। ये मूक्स, एडेक्स, कोर्सेरा, खान एकेडमी ने दिखा दिया है कि बेहतर शिक्षक उस पर अवेलेबल हैं। तो सिर्फ पढ़ने के लिए आप नहीं जा रहे, आप एक माहौल और एक जिसको आज का कह रहा है कि सेज ऑन द स्टेज, मतलब जो एक शिक्षक अपने को कहता था कि मैं एक पूरी ज्ञान का स्रोत हूं और मुझसे ही ज्ञान प्राप्त होगा, वो खत्म हो गए। अब गाइड ऑन द साइड, मतलब आप उसकी प्रक्रिया में उसकी मदद करेंगे, उसको समझने की, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की, उसको किस स्किल की तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये एक फंडामेंटल चेंज है माइंडसेट में जो इस शिक्षा नीति में दिखता है। लेकिन ये फंडामेंटल चेंज जो है थिंकिंग में, ये अभी शिक्षकों में और यूनिवर्सिटीज में नहीं आया है। उनमें अभी भी ये है कि मैं ज्ञान का स्रोत हूं, मेरे पास स्टूडेंट आएगा। आप बाहर की यूनिवर्सिटी देखें तो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया क्लासरूम का, मतलब फ्लिप हो जाता है क्लासरूम। इंस्टेड ऑफ स्टेज पे एक आदमी खड़े के भाषण दे रहा है, वो डिस्कशन बेस्ड हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड हो गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अब तो ये बात हो रही है कि मतलब आप कॉर्पोरेट को अंदर कैसे लाएं। तो बाजारीकरण की मैडम बात करी थी, लेकिन बाजारीकरण हमारे शिक्षा का हुआ नहीं ढंग से। बाजारीकरण का एक अहम मूल ये है कि आप रूल बेस्ड रेगुलेटर लाएंगे। रूल बेस्ड यानी कि वो एक कानून से चलेगा और उसमें कोई यहां पे वो रेगुलेटर कभी बनाए नहीं। उसका हर वक्त क्या वो पैसा बांटने के, ग्रांट बांटने की उसकी कार्रवाई है या वो रेगुलेट करने की है, एक्रेडिटेशन करने की है या रेगुलेट करने की है। अब आप देखिए स्टॉक मार्केट में एक रेगुलेटर है, उसकी कमाई या उसके वजूद इससे नहीं चलता कि उसकी आय कहां से आती है। लेकिन AICTE उस पे चलता है कि उस कितने इंजीनियरिंग कॉलेज को उसने मान्यता दी, उसके हिसाब से उसकी फीस आती है। तो वो मतलब बाजारीकरण हुआ, लेकिन बाजारीकरण बड़े एक अपशब्द बन गया और एक गलत तरीके से हुआ। रेगुलेटर का नहीं हुआ, एंड प्रोसेस एंड का हो गया, लेकिन ये पूरे सिस्टम का नहीं हुआ। इंजीनियरिंग सिस्टम की बात करें, एक दौर आया जब बाढ़ सी आ गई कॉलेजेस की, एडमिशन के लिए लाइन लग गई। ये कुछ दिनों के बाद या कुछ वर्षों के अंदर ही उसमें से कहा गया 50% कॉलेजेस बंद हो गए, लैंड यूज चेंज हुआ और वो होटल्स या किसी और बिल्डिंग में तब्दील हो गए। एक वक्त आया जब MBA के कॉलेजेस खुले। मैं कह रहा हूं कि देश में किस तरीके से उच्च शिक्षा में जो बदलाव, जिसकी डिमांड यानी कि मांग जो है उद्योग से हो रही है या फिर ये जिस स्किल की डिमांड हो रही है, क्या उसकी तरफ इसको बढ़ाने के लिए इस शिक्षा नीति में वो मजबूत कदम नजर आ रहे हैं या फिर कहीं एक बार फिर से वो दौर तो नहीं दिखेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक डिमांड और सप्लाई का इकोनॉमिक्स होती है, वो शिक्षा में भी होनी चाहिए थी। वो क्योंकि काफ़ी टाइम तक कंट्रोल रही, कंट्रोल्ड इकोनॉमी में रही, रेगुलेटेड रही, तो उसकी वजह से जब उसको खोला गया तो उसमें एक एलिमेंट आया जो सिर्फ उस सप्लाई को प्रोवाइड करना था, उसको क्वालिटी को मेंटेन करने का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब क्या किया जा रहा है, जब ये 3 टियर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है, उसमें जो लास्ट स्ट्रक्चर है, मतलब जो टियर 3 है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2032 तक आपको सक्षम होना है अपने बलबूते पे कि आप डिग्री दे सके। आपको एफिलिएशन से डिग्री नहीं मिलेगी, आपको कोई यूनिवर्सिटी मॉनिटर नहीं करेगी, आपको खुद मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये एक एक्सेप्टेंस है कि वहां पे वही स्टूडेंट जाएंगे जो वहां पे देखेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी इससे होती है कि नहीं होती है, या वो बंद हो जाएंगे। तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन और नेचुरल एलिमिनेशन हो जाएगा। उसी तरह से जो टॉप 200 इंस्टीट्यूशन है, देखिए आप ये देखिए NRF की पिछले 3 साल से जो रैंकिंग हुई है, उसका एक बेनिफिट ये हुआ है कि अब यूनिवर्सिटी के जो मठाधीश हैं वो ये मान रहे हैं कि हमें NRF में रैंकिंग अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे, इंटरनेशनल एफिलिएशन नहीं करेंगे तो हम NRF रैंकिंग में गिर जाएंगे। इस चेंज को लाने में ही इतना टाइम लग गया हमें। चलिए वक्त कम है, लेकिन राजपूत साहब एक आखिरी कमेंट आपको चाहूंगा क्लोजिंग रिमार्क कि जिस तरीके से उच्च शिक्षा में हमने बदलाव देखे, जरूरत के हिसाब से स्किल की बात हो रही थी, स्किल का भी काफी कुछ ख्याल इस नई पॉलिसी में, ड्राफ्ट पॉलिसी में नजर आता है, और क्या कुछ आपको लगता है कि जो कि इसमें बदलाव के साथ आना चाहिए? देखिए, जो इसमें आया है उसे समझने की आवश्यकता है।
पहला वाक्य मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी दबाव में उच्च श्रेणी की शोध नहीं होता है। वो तब होता है जब अध्यापक स्वयं अपने मन से कार्य करता है, और ये स्थिति मैंने देखी है। हमारा जो दर्शन है आजकल विश्व भर में माना जाता है कि हर देश की शिक्षा व्यवस्था की जड़ें गहराई तक उस देश की मिट्टी में जानी चाहिए। मैं इस शिक्षा नीति में, मैं DSR सुब्रमण्यम कमेटी में सदस्य था, मैंने उन चर्चाओं में भाग लिया है और देश भर में हम लोग गए। इस समिति से भी मैं किसी न किसी ढंग से जुड़ा रहा। इस समिति ने अपनी चर्चाओं में माना है, श्री अरविंदो ने कहा था कि नथिंग कैन बी टॉट। अध्यापक की आवश्यकता, चूँकि हमारे पास सीखने के इतने स्रोत हो गए हैं कि अध्यापक की आवश्यकता बढ़ गई, अध्यापक की क्षमता की और उसकी कर्मठता की आवश्यकता भी बढ़ गई है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ तो हम लोग जानते रहे हमेशा से कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन में। विवेकानंद जी हमको समझाते रहे कि व्यक्ति के अंदर ही सारा ज्ञान है, और ये दुनिया मानती है। यूनेस्को की रिपोर्ट का शीर्षक है लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो इसका अर्थ है, तो इस शिक्षा नीति में यह प्रयास किया गया है कि ये शिक्षा नीति भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, हमारी जो शक्तियाँ हैं शिक्षा के स्तर, उनका उपयोग हो। और ये बात इन्होंने कही है, उच्च शिक्षा में शोध तभी संभव है जब उच्च शिक्षा में रहने वाले लोग बिना किसी लाग लपेट के, जो शोध 1960-70 तक होता था, उसकी जो प्रेरणा थी वो कोई रेगुलेशन नहीं था कि अगर आपको रैंकिंग बढ़ जाएगी, आपका हो जाए, कुछ नहीं। मुझे काम करना है और मेरे काम से जो संतोष है और मेरे काम का उपयोग कितना हो सकता है, इस आधार पर होता है। उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से हो गया तो यही हमें उपलब्धि होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ उच्च शिक्षा पर बातचीत करने के लिए, और नई मसौदा नीति जो कि जारी की गई है उसमें क्या कुछ है इस उच्च शिक्षा को लेकर, उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।